हेलो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल वीएन पढ़ाई वाला में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा पार्ट 2। ठीक है, विद्युत धारा पार्ट 1 मैं पहले बता चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा जानेंगे। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पे आवेश की बात आई है। तो विद्युत धारा जो पार्ट 1 है उसमें हमने आवेश के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आवेश उत्पन्न कैसे होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है, इस सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया गया है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह की दर क्यों बोला गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी एक आवेश ही होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो या तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो या तो आवेश प्रवाह हो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, हाँ, आवेश में धन आवेश भी होता है, तो धन आवेश का भी प्रवाह होता है, लेकिन वो विशेष तरीके से होता है। यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अब विद्युत धारा की दिशा की बात करते हैं कि विद्युत धारा की दिशा किधर होता है। विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है तथा धन आवेश प्रवाह की दिशा में होती है। यानी कि जिधर ऋण आवेश प्रवाहित होता है, विद्युत धारा की दिशा क्या होगा? उसके विपरीत दिशा में होगा, उल्टा होगा। और जिधर धन आवेश प्रवाहित होता है तो धन आवेश प्रवाह के दिशा में होता है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, एक चालक तार है, कोई चालक तार है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में प्रवाहित हो रहा है। रेड कलर का जो एरो निशान बना हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दिशा को दिखा रहा है। ठीक है, तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा की दिशा क्या है? उसकी जस्ट विपरीत। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाहित हो रहा है? राइट टू लेफ्ट की ओर। ठीक है, राइट टू लेफ्ट की ओर जो है इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है। तो विद्युत धारा की दिशा किधर हो जाएगा? लेफ्ट टू राइट। अभी जो हमने परिभाषा बताया विद्युत धारा का परिभाषा, उसका अब यहाँ पे सूत्र के रूप में देखते हैं। किसी चालक तार में Q आवेश t समय के लिए प्रवाहित होता है, तो चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I का मान क्या होगा? I बराबर Q/T। हमने परिभाषा में क्या बताया था? आवेश प्रवाह की दर। दर का मतलब सीधी बात है कि समय की तुलना में। ठीक है, कुल आवेश क्या है? Q है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T हो जाएगा। अब विद्युत धारा का मात्रक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जो अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा I बराबर Q/T, इसी फॉर्मूले से विद्युत धारा का मात्रक निकल कर आएगा। विद्युत धारा का मात्रक बराबर क्या होगा? आवेश का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड क्या हो गया? विद्युत धारा का मात्रक हो गया। लेकिन आप जो है कूलाम प्रति सेकंड यूज नहीं करते, यूज क्या करते हैं? एम्पियर। यानी कि कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है। इसी फॉर्मूले से अब जो है 1 एम्पियर की परिभाषा निकल कर आएगा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। सब हमने रख दिया सूत्र में। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 कूलाम प्रति सेकंड। अब इसको परिभाषा के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। 1 कूलाम आवेश को किसी चालक तार में 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो धारा 1 एम्पियर होगा। फिर से सुनिए, 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे निकलेगी? सब आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश यदि 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो उस धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। अब चलिए एक प्रश्न यहाँ से निकल कर आता है, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? चलिए इसकी गणना करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलाम आवेश में। विद्युत धारा पार्ट 1 में हमने बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन्स पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू रख दिया गया है 1.602, तो आप 02 को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 1.6 लेकर ही चलेंगे। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश बराबर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो एक नियम से क्या हो जाएगा? 1 कूलाम आवेश बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि 1 कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया ये बात। अब हम एम्पियर की परिभाषा को दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? किसी चालक तार में 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है तो प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। इससे पहले की परिभाषा क्या था कि 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो यहाँ पे जो 1 कूलाम आवेश है उस 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड के लिए किसी चालक तार में प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। अगर 1 मिली एम्पियर की बात करें तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? तो 10 के पावर -3 एम्पियर होते हैं। एक माइक्रो एम्पियर की बात करते हैं, एक माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? तो 10 के पावर -6 एम्पियर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब एक सवाल दिमाग में ज़रूर आता होगा कि विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। ठीक है, बगल में एक चित्र भी है एमीटर का। तो एमीटर को हम कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब चलिए बात करते हैं विद्युत परिपथ की। विद्युत परिपथ क्या होता है? यहाँ पे हमने साधारण विद्युत परिपथ लिया है। आप सभी के घरों में वायरिंग किया गया होगा। ठीक है, विद्युत की तारें बिछाई गई होगी, अलग अलग स्विच लगे होंगे, अलग अलग विद्युत यंत्र लगे होंगे, कूलर, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन सारे कनेक्टेड होंगे। ये क्या है? एक विद्युत परिपथ है। इन्हीं विद्युत परिपथ में लगे यंत्रों को आप स्विच के माध्यम से ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, या एक ऐसा मार्ग या पथ जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चित्र में आराम से आप देख सकते हैं कि एक बंद परिपथ बनाया गया है जिसमें एक बैटरी लगा है, एक स्विच लगा है, एक बल्ब लगा है। इस बंद परिपथ में एक बल्ब लगा है। बल्ब कब ऑन और ऑफ होगा? स्विच के माध्यम से। अगर ये विद्युत परिपथ नहीं होता तो बल्ब कभी नहीं जलता। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसको वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। चलिए इस बात को और स्पष्ट करते हैं। जैसे एक धन आवेश रख दिया, यहाँ पे Q एक धनावेश है। जैसे ही जिस स्थान पे धन आवेश को रखा गया उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। जो ये एरो का निशान दिखा रहा है आपको, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। ठीक है, तो इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत यदि दूसरा आवेश को ले आएंगे तब क्या होगा? वह दूसरा आवेश जो होगा या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा या आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो आकर्षण बल कब लगेगा? जब दूसरा आवेश क्या होगा? ऋण आवेश होगा, क्योंकि यहाँ पे धन आवेश रखा हुआ पहले से। तो दूसरा आवेश कौन सा होगा? ऋण आवेश होगा। यदि ऋण आवेश को हम ले आएंगे इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत तब क्या होगा? उस पर आकर्षण बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से इस वैद्युत क्षेत्र में यदि धन आवेश को ले आएंगे, यानी कि कोई दूसरा आवेश लिया वो भी धन आवेश है। ठीक है, तब यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि वो वैद्युत क्षेत्र से दूर हटता चला जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल क्या होता है? एक दूसरे को धकेलता है। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? धन आवेश के कारण हो रहा है। और जो दूसरा आवेश ले आए हैं वो भी कैसा आवेश है? धन आवेश है। तब क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि एक दूसरे को हटाएगा, दूर करेगा। ऊपर वाले केस में क्या था? धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था और हमने एक दूसरा आवेश ऋण आवेश ले आया, तब क्या हो रहा था? आकर्षण हो रहा था, यानी कि एक दूसरे के नज़दीक आ रहा था। ठीक है दोस्तों,
वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जहां धन आवेश रखा होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से बाहर जाती हुई रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। और जहां ऋण आवेश रखा होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर से ऋण आवेश की ओर आती हुई रेखा के अनुदिश होती है। अब यहाँ पे चित्र में स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। एक धन आवेश रखा गया है, एरो किधर की ओर है? धन आवेश से बाहर की ओर है, ठीक है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा? धन आवेश से बाहर की ओर होगा। अब एक ऋण आवेश रखा हुआ है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि ऋण आवेश की ओर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा? बाहर से ऋण आवेश की ओर होगा। इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे एक तीसरा डायग्राम दिख रहा है आपको, धन आवेश से निकल रहा है, ऋण आवेश की ओर जा रहा है। तो यह है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है दोस्तों। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दें।